हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के विषय में बात करूंगी। मेरा यह प्रयास है कि इस वीडियो के द्वारा जितने भी स्टूडेंट्स हैं पीजी और यूजी के एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले, उम्मीद करती हूँ मेरे इस वीडियो के द्वारा उन्हें परीक्षा में अच्छे अंक लाने में भी मददगार साबित होंगे। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं कंपटीशन की तैयारी करने वाले, उनके लिए भी मेरा ये प्रयास है कि इस वीडियो में जितनी भी जानकारी कंपटीशंस के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है उसका समावेश मैं इसमें कर सकूं। जैसा कि मैंने अभी कहा आप लोगों से, मैं आज आप लोगों से सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के विषय में चर्चा करूंगी, या जिसे हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के नाम से जानते हैं। यदि हम सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के विषय में बात करते हैं तो इसका अर्थ ये है कि इतिहास जब हम लिखते हैं या अध्ययन करते हैं तो वो हमेशा ही साहित्यिक या पुरातात्विक स्रोत पर आधारित होती है, या फिर हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो राइटिंग ऑफ हिस्ट्री होती है वो बिना सोर्सेज के संभव ही नहीं है, क्योंकि उसी के आधार पे हम इतिहास लेखन का कार्य करते हैं। भारत के संदर्भ में जब हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तब हमें मुख्य रूप से 3 विषयों पर ध्यान देना होगा: भारत, प्राचीन और इतिहास। अगर हम भारत की बात करें तो इसका तात्पर्य भारतवर्ष के भौगोलिक क्षेत्र से है। अगर हम प्राचीन की बात करें तो इसका तात्पर्य प्रागैतिहासिक युग से पूर्व मध्यकाल तक है, तथा अगर हम इतिहास की बात करें तो इसका तात्पर्य प्राचीन काल के घटनाओं से भी है। इतिहास शब्द संस्कृत भाषा में इति प्लस आस से मिलकर अस्तित्व में आया है, जिसके शाब्दिक अर्थ पर अगर हम विचार करें तो वह ऐसा घटित हुआ था। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इतिहास का तात्पर्य भूतकाल में घटित घटनाएं या उससे संबंधित विषय वस्तु है। इतिहासकार प्राचीन काल इतिहास के संदर्भ में उस काल के साहित्य, अभिलेख, चित्र, यात्रियों के यात्रा विवरण, जीवाश्म, औजार, पात्र, भोजपत्र, आभूषण, इमारतें, सिक्के, इन सभी पर विचार करते हैं और इनके आधार पर इतिहास का सृजन करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के संदर्भ में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम यह देखते हैं कि इतिहासकारों के द्वारा इस संदर्भ में मुख्य रूप से 3 स्रोतों पर ध्यान केंद्रित किया गया है: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत तथा विदेशी यात्रियों का विवरण। अब आज यदि हम इस वीडियो में बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत के विषय में, तो सबसे पहले हम यहाँ यह देखते हैं कि ऐतिहासिक स्रोतों के संदर्भ में विश्वसनीयता एवं विद्यमानता की बात करें तो पुरातात्विक स्रोत अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोतों से अधिक प्रामाणिक माने जाते हैं। पुरातात्विक स्रोत की विश्वसनीयता सर्वाधिक होती है क्योंकि इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन का कोई स्थान नहीं होता है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हमें प्राचीन अभिलेखों, सिक्कों, स्मारकों, भवनों, मूर्तियां तथा चित्रकला से काफ़ी विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध होती है। इन स्रोतों से प्राचीन काल में विभिन्न मानवीय गतिविधियों के संदर्भ में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध होती है। इसके द्वारा हम उस समय विशेष के संदर्भ में समाज में लोगों के रहन सहन, कला, जीवन शैली, अर्थव्यवस्था, इन सभी के संदर्भ में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे यदि और अधिक हम बात करें पुरातात्विक स्रोत की, तो इससे हमें उस काल के रहन सहन, कला, जीवन शैली और अर्थव्यवस्था के विषय में भी जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत के अध्ययन करने वाले को हम पुरातत्वविद के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पुरातात्विक स्रोत के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इनमें प्राप्त तथ्यों का वैज्ञानिक सत्यापन संभव होता है। यदि हम अभिलेखों के विषय में बात करें तो अभिलेख को प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में सबसे महत्वपूर्ण और प्रामाणिक स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके लिए मुख्य रूप से इस बात को माना जाता है कि अभिलेख समकालीन होते हैं।
कहने का तात्पर्य यह है कि प्रायः अभिलेख की संरचना उस राजा या राज्य के विषय में हमें जानकारी देती है जिस समय जिस राजा का शासन काल रहा हो या इसका निर्माण हो रहा हो। अभिलेखों के द्वारा हमें तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक स्थिति की भी जानकारी उपलब्ध होती है। साथ ही साथ इन अभिलेखों से समय विशेष में राज्य विशेष की सीमाओं और राजा के व्यक्तित्व के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है या हासिल होती है। अभिलेखों के माध्यम से हमें शासकों की वंशावली, शासनकाल तथा उनके साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में सही जानकारी उपलब्ध हो पाती है। अगर हम अभिलेखों के निर्माण के संदर्भ में विचार करें तो यह अभिलेख पत्थर की शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, मूर्तियां, गुफाओं तथा भवनों की दीवारों पर खुदे हुए पाए जाते हैं। भारत में विभिन्न स्थानों से प्राप्त होने वाले इन अभिलेखों में हम कई भाषाओं को पाते हैं, जैसे कि ब्राह्मी, संस्कृत, तमिल, पाली, तेलुगु तथा मलयालम। अभिलेख जो यदि इसके विषय में यदि हम और चर्चा करें तो हम देखते हैं कि शिलालेख पर लिखे गए अभिलेख को हम शिलालेख कहते हैं, स्तंभ पर लिखे गए अभिलेख को स्तंभ लेख, ताम्रपत्र पर लिखे गए अभिलेख को ताम्रपत्र लेख और मूर्ति पर लिखे गए अभिलेख को मूर्ति लेख कहा जाता है। अगर हम प्राचीनता के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे प्राचीन अभिलेख मौर्य शासक अशोक से प्राप्त हुआ है। यहाँ उल्लेखनीय विशेषता यह दिखाई देती है कि अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। ब्राह्मी लिपि के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इसे पढ़ा गया था। यहाँ पे यदि हम बात करें तो जेम्स प्रिंसेप का बहुत उल्लेखनीय योगदान रहा है इन अभिलेखों को पढ़ने में तथा साथ ही साथ जो है अशोक के विषय में और अधिक जानकारी हासिल करने में। अशोक के अभिलेखों में हमें तत्कालीन धर्म तथा राजत्व के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध होती है। अगर हम अभिलेख के प्राप्त होने पर विचार करते हैं तो सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोजककोई नामक स्थान से मिला है। इस अभिलेख में वरुण, इंद्र, मित्र जैसे वैदिक देवताओं का वृत्तांत मिलता है। इतिहासकारों के द्वारा अभिलेखों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, पहला सरकारी अभिलेख और दूसरा निजी अभिलेख। सरकारी अभिलेख का तात्पर्य राजकवियों की लिखी हुई प्रशस्तियां, भूमि अनुदान पत्र से है। वहीं दूसरी ओर यदि हम निजी अभिलेख के विषय में बात करें तो निजी अभिलेख का तात्पर्य मंदिरों में या मूर्तियों पर उत्कीर्ण अभिलेख से है। दक्षिण भारत में की कई भाषाओं में लिखे गए अभिलेख जो हैं वह प्राप्त हुए हैं। अगर हम भारतीय इतिहास के संदर्भ में विचार करते हैं तो हम यह देखते हैं कि 2500 ईसा पूर्व से भी प्राचीन अभिलेख सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इस अभिलेख में प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। अभी तक इस लिपि को डिकोड नहीं किया गया है या इसे पढ़ा नहीं जा सका है। अभिलेख में हम प्राकृत भाषा का प्रयोग भी देखते हैं। साधारण अभिलेख के उत्कीर्ण करने में तत्कालीन प्रचलित भाषा का प्रयोग किया जाता था। संस्कृत का भी प्रयोग अभिलेखों में किया गया है, जिसका प्रमाण हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख शक सम्राट रुद्रदमन द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। अभिलेखों में जहां ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी हुई मिलती है, वहीं खरोष्टी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी हुई प्राप्त होती है। अगर हम कुछ प्रमुख अभिलेखों की बात करें तो अशोक के अभिलेख के अतिरिक्त समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदमन का गिरनार अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का मरौली लौह स्तंभ लेख, प्रतिहार नरेश मिहिर भोज का ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, गौतमी बालश्री का नासिक अभिलेख, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख का ऐतिहासिक महत्व काफी अधिक रहा। नेक्स्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पुरातात्विक स्रोत के तौर पे हमारे समक्ष आते हैं वह मुद्राएं हैं। मुद्राओं का जो अध्ययन होता है उसे हम न्यूमिस्मैटिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार जो अभिलेख हैं या जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इसकी पढ़ाई को हम एपिग्राफी के नाम से जानते हैं।
प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए पुरातात्विक स्रोतों में मुद्राओं का विशिष्ट स्थान है। ऐतिहासिक स्रोत के रूप में मुद्राओं के जो सबसे प्राचीन प्रमाणिक सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं उन्हें हम आहत सिक्कों के नाम से जानते हैं। हमें विभिन्न श्रेणी में राज्य जो उनका प्रशासन का अपना चिन्ह अंकित रहता था उसे वो अपने सिक्कों में करवाते थे। यही कारण है कि इन्हें आगे चल करके हम देखते हैं कि पंचमार्क सिक्कों के नाम से भी संबोधित किया गया है। ये जो पंचमार्क सिक्के होते थे या जो पंचमार्क कॉइन्स ये अधिकांशतः हमें मौर्य काल के समय से ही प्राप्त होते हैं। इनके निर्माण में चांदी धातु का प्रयोग दिखाई देता है। चांदी के अतिरिक्त सोने, चांदी और तांबे के सिक्के भी प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में हमारी जानकारी में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मुद्राओं पर अंकित तिथि से हमें मुद्रा निर्गत करने वाले शासक तथा उसके शासन काल के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। मुद्राओं के विषय में यदि हम यहाँ पे बात करें तो इससे हमें अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त होती हैं। मुद्रा प्राप्ति के स्थल के आधार पर हम शासन विस्तार की जो जानकारी है वह भी प्राप्त कर पाते हैं। मुद्रा से हमें शासन काल के जो आर्थिक स्थिति रही है उसकी भी जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। मुद्रा पर उत्कीर्ण देवी देवताओं के चित्रों से हमें उस समय के धार्मिक विषय के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मुद्राओं के विदेशों में प्राप्त होने से हमें प्राचीन भारतीय शासकों के वैदेशिक संबंधों के संदर्भ में भी जानकारी प्राप्त होती है। मुद्राओं पर अंकित चित्रों एवं संगीत वाद्य यंत्रों में हमें उस समय के कला एवं संगीत के संदर्भ में भी जानकारी मिलती है। सच तो यह है कि 206 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का इतिहास लेखन के क्षेत्र में मुद्राओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे आप लोगों से कहा कि किसी भी शासन काल की आर्थिक स्थिति को भी दर्शाने का कार्य मुद्राएं जो थे वो करते थे। जैसे कि गुप्त काल के समय में मैक्सिमम जो कॉइन्स थे जो इशूड थे वो गोल्ड के होते थे, जिससे कि उस समय की जो आर्थिक स्थिति बेहतर थी इससे हमें जानकारी मिलती है। साथ ही साथ यदि हम वैदेशिक संबंधों के विषय में बात करें तो जो सील्स का उपयोग किया जाता था हड़प्पन सभ्यता के समय में वो बहुत अधिक हम देखते हैं कि वो जो समय की मेसोपोटामियन सभ्यता रही थी कोरस्पॉन्डिंग उसके साथ में वहाँ पे भी जो सील्स है हड़प्पा के वो प्राप्त हुए हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो संबंध है वह मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ में भी रहा था। भारत में हमें रोमन मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं जो इस बात की ओर संकेत करती है कि भारत का रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक जो संबंध है वह रहा था। मुद्रा का इतिहास के संदर्भ में महत्व इसी से प्रमाणित होता है कि समुद्रगुप्त की मुद्राओं के आधार पर भी हमें यह पता चलता है कि वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था तथा उसकी मुद्राओं पर उत्कीर्ण वीणा के आधार पर ही हमें उसे संगीत प्रेमी के रूप में भी जानने का मौका मिलता है। आहत सिक्कों का सबसे प्राचीन भंडार पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा मगध में मिला है। हिंदू यूनानी शासकों को भारत में स्वर्ण मुद्राएं निर्गत करने का श्रेय प्राप्त है। कुषाण शासकों द्वारा जारी की गई स्वर्ण मुद्राएं शुद्धता की दृष्टि से सबसे अच्छी रही हैं। वहीं सातवाहन शासकों के द्वारा शीशे की मुद्राएं प्रचलन में रही थीं। सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाने का श्रेय गुप्त शासकों को रहा है। अब यहाँ पे यदि हम बात करें कि जो सिक्कों के प्रकार के विषय में, तो जैसे बहुत सारे सिक्के थे वो चांदी के या सोने के मिलते थे या तांबे के सिक्के भी हमें प्राप्त हुए हैं, पर सातवाहन काल में जो शीशे के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि सातवाहन शासन काल के समय में जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत अधिक विकसित हो चुकी थी, जिस वजह से जो शीशों का प्रयोग है या शीशे का प्रयोग किया जाता था सातवाहन शासन काल के समय में सिक्कों के निर्माण में। और ये जो है यहाँ धातु हम कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी होती है उससे भी जुड़ा हुआ जितना विकास है वो सातवाहन काल में हमें देखने को मिलता है, जिससे कि जो पॉलिश्ड था कॉइन्स इस प्रकार से कि वो बिल्कुल शीशे के जैसा चमकता था, परंतु वो धातु जो था उसे इस प्रकार से बनाया गया था कि बहुत कम बोझ जो है वह शासक को उठाना पड़े इन सिक्कों को ढालने में। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जो सिक्के रहे थे प्राचीन काल में वो बहुत हद तक शासक के विषय में, शासक के साम्राज्य विस्तार के विषय में, उस समय की धार्मिक स्थिति के विषय में,
तथा साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जो उस समय की आर्थिक दशा रही थी या राजनीतिक दशा रही थी उसकी भी जानकारी हमें मुद्राओं से प्राप्त होती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है स्रोत के तौर पे पुरातात्विक स्रोत में, तो उसमें हम देखते हैं कि स्मारक और भवन भी आते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में स्मारकों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जिन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, देशी स्मारक तथा विदेशी स्मारक। अगर हम देशी स्मारकों की बात करें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नालंदा, हस्तिनापुर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं विदेशी स्मारकों में कंबोडिया का अंकोर वट टेम्पल, इंडोनेशिया में जावा का बोरोबुदुर मंदिर महत्वपूर्ण है। स्मारक भवन के द्वारा हमें प्राचीन काल के महलों, मंदिरों की शैली, तत्कालीन वास्तुकला के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उत्तर भारत की मंदिरों को जब हम देखते हैं तो वहाँ नागर शैली का प्रचलन दिखाई देता है। जब हम दक्षिण भारत के मंदिरों को देखते हैं तो वहाँ द्रविड़ शैली का प्रचलन दिखाई देता है। जब हम दक्षिणापथ के मंदिरों को देखते हैं तो हमें बेसर शैली दिखाई देती है। मंदिरों, स्तूपों, विहारों से हमें तत्कालीन धार्मिक व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता सिंधु सभ्यता की जानकारी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हुए उत्खनन से प्राप्त भग्नावशेषों से भी प्राप्त हुए हैं। स्मारक और भग्नावशेषों में महत्वपूर्ण है कानपुर के पास स्थित भीतर गांव का मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर। हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में मलाया, लंका तथा बाली द्वीपों में मंदिरों एवं स्मारकों से भी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध हुई है। स्मारकों एवं भवनों से हमें जानकारी मिलती है कि सामाजिक जीवन में स्त्री और पुरुष वर्ग के जीवन स्तर में क्या अंतर रहा था। साथ ही साथ संगीत कला के लिए महलों में की गई इंतजाम से कला एवं संस्कृति की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। स्मारकों एवं भवनों से हमें यह भी पता चलता है कि साधारण जनता और धनी वर्ग के रहन सहन में क्या अंतर रहा था। भवन निर्माण शैली तथा स्थापत्य कला के संदर्भ में काफी जानकारी उपलब्ध हमें होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो है सिक्कों का महत्व प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के तौर पे रहा है, ठीक इसी प्रकार से जो भवन और स्मारक रहे हैं उनका भी इम्पोर्टेंस बहुत अधिक रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए या अध्ययन के लिए। जैसा कि यदि हम बात करें कि हड़प्पा जो सभ्यता रही थी उस समय में जितने भी हमें जो बिल्डिंग्स मिले हैं उत्खनन में, जैसे कि जो पब्लिक असेंबली है या ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो है या ग्रेट ग्रैनरी ऑफ हड़प्पा है, ये बताता है कि उस समय के हड़प्पा इतना प्राचीन सभ्यता होने के बावजूद उस समय का जो टाउन प्लानिंग या नगर नियोजन था वो बहुत अधिक उन्नत था। और ये आश्चर्य का बात है कि इतनी प्राचीन सभ्यता होने के बावजूद इतना अधिक टाउन प्लानिंग किस प्रकार से संभव हो पाया था। जिस प्रकार से सिक्के और भवन इंपॉर्टेंस रखते हैं पुरातात्विक स्रोत में, ठीक इसी प्रकार जो मूर्तियां हैं उनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है पुरातात्विक स्रोत में। प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में हमें मूर्तियों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम कुषाण काल की मूर्ति कला को देखें तो इसमें विदेशी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गुप्त काल की मूर्ति कला में अंतरात्मा तथा मुखाकृति का सामंजस्य दिखाई देता है। अमरावती, बरहुत, बोधगया, सांची की मूर्ति कला से हमें तत्कालीन जनसाधारण के जीवन के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में बोधगया, सारनाथ, बरहुत, अमरावती मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र के रूप में हमारे ज्ञान में वृद्धि करते हैं। मूर्तिकला के संदर्भ में हमें मथुरा कला तथा गंधार कला मुख्य रूप से दिखाई देता है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से कहा, जो कुषाण काल का मूर्तिकला जो रहा था उसमें हमें विदेशी प्रभाव देखने को मिलता है। और इसी समय हम देखते हैं कि जो बुद्ध की जो मूर्तियां हैं उसमें भी बाहरी जो प्रभाव था, ये विदेशों का जो प्रभाव रहा था वह हमें दिखाई देता है। और इसी के साथ में जो दो सबसे प्रमुख शैलियां रही हैं भारत में मूर्ति कला की, मथुरा कला और गंधार कला जो रहा था, इनका हम देखते हैं कि विकास इसी दौरान हुआ था। जैसे गंधार शैली जो रही थी
ये वस्तुतः हम देखते हैं कि जो विदेशी जो प्रभाव था ये हमें गांधार शैली में देखने को मिलता है, और मथुरा कला जो रहा था ये लोकलाइज्ड या जो इंडियन जो रहा था मूर्ति कला, इसका अधिक प्रभाव हमें मथुरा कला या मथुरा शैली में दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार से मूर्तियों का स्थान है पुरातात्विक स्रोत में, चित्रकला का भी स्थान पुरातात्विक स्रोत में हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण रहा है। चित्रकला से हमें उस समय के तत्कालीन जीवन के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इस संदर्भ में हम अजंता की चित्रकला का उदाहरण दे सकते हैं, जिसके द्वारा हमें मानवीय भाव की अभिव्यक्ति समझने में सहायता प्राप्त होती है। चित्रकला से हमें प्राचीन समय के जीवन शैली, संस्कृति और कला के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इस संदर्भ में हम मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफाओं के चित्रों का उल्लेख कर सकते हैं, जिससे प्राचीन काल की जीवन शैली, संस्कृति और कला के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। चित्रकला का जहाँ तक हम कह सकते हैं कि इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है इंडियन हिस्ट्री का, या वर्ल्ड वाइड भी हम कह सकते हैं कि उसमें महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जिसमें कि भीमबेटका का जो गुफा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय में जो हम देखते हैं कि जो इंडियन प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसकी भी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। यहाँ पे यदि बात की जाए अजंता की चित्रकला की, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो चित्रकला के क्षेत्र में जो उन्नति या विकास जो है वो हमें इस समय देखने को मिलता है। और चित्रकला एक बहुत अच्छा माध्यम रहा था, जिससे कि हमें उस समय के जो जनसाधारण के जो लोग थे उनकी संस्कृति तथा जीवन शैली कैसी रही थी उसकी महत्वपूर्ण जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। यहाँ पे यदि हम बात करें मिट्टी के बर्तनों की, तो जो मिट्टी के जो बर्तन रहते हैं या जिसे हम पॉटरी कहते हैं, उसका भी भारतीय इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। भारतीय इतिहास में मिट्टी के बर्तन को भी बहुत अधिक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में महत्व दिया गया है, क्योंकि इससे न केवल उस समय की कला और संस्कृति का पता चलता है, बल्कि मिट्टी के जांच से उस समय के इतिहास का जो काल रहा है उससे भी जानने में स्पष्टता प्राप्त होती है। मिट्टी के बर्तन के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता रही थी उसमें लाल मृदभांड, साथ ही साथ जो है वहाँ पे आपका उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड की हमें जानकारी मिलती है, तथा मौर्य काल में जो है पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी का जो है वह हमें जानकारी मिलती है, जिसे हम PGW के नाम से जानते हैं। मृदभांड के प्रकार व रूप में विभिन्न समय कालों में अलग अलग नवीनता व प्रगति दिखाई देती है। यहाँ पे यदि हम बात करें जो मिट्टी के बर्तनों की, तो ये हम यहाँ पे जरूर कह सकते हैं कि जो मिट्टी के बर्तन है वो काल विशेष जो है उसका डिवीजन हमें देखने को मिलता है। जैसे कि यदि हम बात करें जो PGW है या जो पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी है, इसका हम उल्लेख या जानकारी हमें मौर्यन पीरियड के समय में मिलता है। यदि हम OCP की बात करें या ओका कलर पॉटरी की बात करें, तो इसका जो है उल्लेख हम देखते हैं कि आपका जो प्री हड़प्पन पीरियड रहा है उसी समय से हमें इनकी जानकारी मिलती है। परंतु यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि हड़प्पन पीरियड में किस तरह की पॉटरी प्राप्त हुई है, तो इसमें हम यह देखते हैं कि जो है अधिकांशतः कि जो काला यदि बेस है तो उस पर रेड कलर से पेंटेड जो है पॉटरी प्राप्त हुई है, या अगर रेड बेस है तो उस पर ब्लैक कलर से पेंटेड जो है वो हमें पॉटरी जो है वो मिलती है। एक स्पेशलिटी जरूर रहा है, हम कह सकते हैं कि आपके हड़प्पन सभ्यता के पॉटरी की वो कि बहुत अधिक ग्लेज्ड है और उसमें जो चमक है वो अभी तक दिखाई देती है। यहाँ पे यदि हम बात करें कि मिट्टी के जो बर्तन के विषय में, तो इनसे न सिर्फ हमें जानकारी उस समय की जो धार्मिक और आर्थिक स्थिति रही है, बल्कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो पॉटरी का उपयोग है वह किया जाता है सामानों को संग्रहित करके रखने के लिए भी। बहुत जगह ऐसा भी है कि जो पॉटरी पर जो है वो निशान रह गए हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी भी पॉटरी में अगर स्टोर्ड रखा गया है चावल अगर, तो उसके अवशेष उसमें रहे हैं और उससे पता चलता है कि किस काल में कौन से अनाज की खेती की जाती थी। ठीक इसी प्रकार अगर कोई पॉटरी में अगर उसमें यहाँ पर जो है रखा हुआ हमें कोई ज्वेलरी मिलता है, तो उससे ये पता चलता है कि किस समय में कौन से आभूषणों का जो उपयोग है उस काल में किया जाता था। जैसे यहाँ पे यदि बात किया जाए कि जो चनु दड़ो है, वहाँ पे जो यहाँ पॉटरी है उस पे एक धान का जो है निशान मिला है,
जिससे कि ये पता चलता है कि उस क्षेत्र में जो है चावल की खेती वहाँ पे उस समय में होती थी। तो यहाँ पे ये क्लियरली हम कह सकते हैं कि हमेशा जो काल क्रम के या काल खंडों के हिसाब से अलग अलग रंगों का प्रयोग, अलग अलग टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो पॉटरी मेकिंग था या मिट्टी के बर्तनों में भी हमें दिखाई देता है, जो एक प्रकार से दर्शाता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस समय में हो रहा था, या टेक्नोलॉजी जो है या प्रौद्योगिकी कितना विकसित हो चुका था किस काल में, हमें इसकी भी जानकारी मिलती है। तो जिस प्रकार से मैंने अभी आप लोगों से यहाँ पे कहा कि जो PGW है ये फेज वाइज दर्शाता है कि कौन सा फेज या कौन सा काल किस समय से किस समय तक रहा था, इसको भी जानने में जो ये पॉटरी विशेष है या जो उसकी बनावट रही है उससे भी हमें काल खंडों के विषय में भी जानकारी मिलती है। जैसे ये जो OCP है ये स्पेशलिटी रही है आपका जो है प्री हड़प्पन पीरियड के समय से ही, या फिर हम कह सकते हैं इसका कंटिन्यूअस हम उपयोग जो है वो वैदिक पीरियड तक हमें इसकी दिखाई देती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के संदर्भ में पुरातात्विक स्रोत अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं तथा इतिहास के लेखन में इतिहास को समझने में काफी योगदान इसका रहा है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से कहा कि जो OCP है या PGW है, जिस प्रकार से ये जो पॉटरी है इसका बहुत इम्पोर्टेंट स्थान रहा है किसी भी पीरियड के हिस्ट्री को बेहतर समझने में, ठीक इसी प्रकार से जो NBP वेयर रहा है, NBP वेयर या फिर हम कह सकते हैं इसे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो रहा है, ये भी हमें बताता है आपका जो पूरा कालक्रम है 700 से लेकर के जो 200 BC तक है, उस समय का जो पूरा पीरियड रहा है उसके विषय में भी हम लोग को जानकारी देता है। और ये कंटिन्यूअस हमारा आता है जो लेटर वैदिक पीरियड है उस समय तक का। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पुरातात्विक स्रोत है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रहा है भारतीय इतिहास को जानने में, समझने में, और किस प्रकार की किस समय में आर्थिक दशा रही है या सामाजिक और धार्मिक दशा रही थी, इसको समझने में भी जो पुरातात्विक स्रोत है वह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी के साथ मैं अपनी इस चर्चा को यहाँ पे जो है सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री उसके विषय में मैं आप लोगों से आज पुरातात्विक स्रोत के विषय में चर्चा की हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से जो साहित्यिक स्रोत है और अन्य जो इसके पहलू हैं उसके विषय में चर्चा आपके जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो है उसमें करूंगी। इसी के साथ मेरे इस वीडियो को यदि आप लोग पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।